आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। पहले ईरान ने हॉर्मुज पर पहरा लगाया, फिर अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी। इस डबल अटैक से दुनिया भर की इकोनॉमी पर दबाव बढ़ गया। क्रूड और गैस को लेकर रोजमर्रा की चीजों की किल्लत दिखने लगी। मार्च 2022 के बाद कच्चा तेल रिकॉर्ड हाई पर है, तो रुपए पर भी दबाव लगातार बना हुआ है और इसकी एक बड़ी वजह है हॉर्मुज का चोक होना और पश्चिम एशिया का संकट। क्या माने, युद्ध आगे और भी झुलसाएगा खाड़ी का? क्या ग्लोबल इकोनॉमी के बिगड़ते समीकरण के बीच भारत भी इसके लपेटे में आना शुरू हो चुका है? ये सवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जी बिजनेस ने ग्राउंड पर जाकर महंगाई का जो चेक किया है, उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि 1 या 2 महीने पहले जिस बजट में आप किचन का सारा सामान महीने भर का ले आते थे, उस बजट में आप अभी भी ला सकते हैं, लेकिन महीने भर का नहीं, दिन कम पड़ जाएंगे। क्योंकि कंपनियों ने दबाव के कारण पैसे तो नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन वजन घटाना शुरू कर दिया है। ग्राउंड रियलिटी भी आपको समझाएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की क्या स्थिति है, व्यापार, सप्लाई चेन, हॉर्मुज का संकट, महंगाई पर इंपैक्ट, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में अमेरिका की एंट्री ने पश्चिम एशिया संकट को महायुद्ध बना दिया। अब इस युद्ध को अमेरिका ही लीड कर रहा है। खासकर हॉर्मुज पर ईरानी पहरा लगाने के बाद जिस एग्रेशन के साथ ट्रंप ने हॉर्मुज की पूरी तरह से नाकेबंदी कर ग्लोबल ऑयल क्राइसिस को बढ़ाने का काम किया है, उससे दुनिया भर के देशों के साथ भारत भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बिगड़ते हालात के बीच क्रूड की बढ़ती कीमतें महंगाई में तड़का लगाने का काम कर रही हैं। इकोनॉमी का पहिया डगमगा रहा है। तो सवाल अब वही है कि आखिरकार खाड़ी का ये संकट आगे और क्या क्या गुल खिलाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि ईरान परमाणु समझौते को लेकर ईमानदारी से बातचीत नहीं कर रहा। साथ ही ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स को आदेश दिया है कि हॉर्मुज की घेराबंदी को अब तक जारी रखें, जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए मजबूर ना हो जाए। तो मतलब साफ है कि ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी ने ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। तेल की कीमतें 4 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। बता दें कि दुनिया के कुल तेल और गैस सप्लाई का 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, जिस पर संकट मंडरा रहा है। इसी डर से ब्रेंट क्रूड की कीमत आज रिकॉर्ड $126 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जो 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध के बाद का सबसे ऊंचा स्तर था। एक तरफ क्रूड के बढ़ते दाम ने खेल बिगाड़ रखा है, तो वहीं रुपए की कमजोरी ने भी दबाव बना रखा है। डॉलर के मुकाबले रुपए ने आज 95.33 का नया रिकॉर्ड लो बनाया, जिसके बाद तेज रिकवरी भी देखने को मिली और अंत में रुपया 6 पैसे कमजोर होकर 94.91 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। ईरान युद्ध के बाद से अब तक रुपया करीब 4% कमजोर हो चुका है और साल 2026 की शुरुआत से अब तक की बात करें तो रुपए में ये कमजोरी करीब 6% हो चुकी है। तेल की कीमतों ने फेडरल रिजर्व की टेंशन भी बढ़ा दी है। फेड ने फिलहाल ब्याज दरों को 3.5% से 3.75% के बीच स्थिर रखा है। तो वहीं फेड चेयरमैन पॉवेल का साफ कहना है कि तेल के झटके का सबसे ज्यादा असर अमेरिका के मुकाबले पश्चिम यूरोप और एशिया पर पड़ेगा। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह तेल आयात पर निर्भर हैं, उनके लिए ये स्थिति काफी खतरनाक हो सकती है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ने और घरेलू महंगाई के और ऊपर जाने का खतरा है। तो एक बात साफ है कि पश्चिम एशिया में जारी टेंशन दुनिया भर के लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। स्वागत करते हैं सुभाष चंद्र गर्ग सर का, पूर्व वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार और टिप्पणीकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे सुभाष चंद्र सर। हमारे साथ हैं पिरूज खंबाटा सर, चेयरमैन हैं सीआईआई नेशनल कमेटी ऑन टैक्सेशन एंड चेयरमैन रसना ग्रुप। बहुत बहुत स्वागत है खंबाटा सर आपका भी हमारे शो पे। इनफैक्ट खंबाटा सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा था मैं सर। क्या कुछ असर दिख रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम मार्केट में भी बात कर रहे हैं, वजन कम करना शुरू कर दिया है। महंगाई का असर सर ग्राउंड पर आप लोग कैसे देख रहे हैं? प्रेशर आ रहा है सर? डेफिनेटली प्रेशर आ रहा है। मैंने पहले बताया था कि 4-5 वीक्स तक चलेगा तो कोई इम्पैक्ट इंडस्ट्री कैन एब्जॉर्ब।
अभी ग्राउंड रियलिटी आपने जो बात की, बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन परचेज ऑल्सो एंड अदर थिंग, आज ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज बिकम कॉस्टली। हम्म। आज पैकिंग मटेरियल के रेट में 30 to 50% इंक्रीज है। जो ट्रांसपोर्ट है उसके रेट में भी 25 से 30% इंक्रीज है। रॉ मटेरियल में भी 5 to 10% है, स्पेशली जहाँ रॉ मटेरियल डिपेंड होता है फ्यूल पे, जैसे कि जो गैस के यूनिट है वहां तो आज भी नहीं, माल भी नहीं आ रहा है, शॉर्ट सप्लाई भी है। टू एन एक्सटेंट थोड़ा बहुत होल्डिंग भी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स एंड ऑल दैट। हम्म। तो अभी इंडस्ट्री को भी कैसे, हाउ डू वी ऑल्सो रियली रियली इंश्योर दैट वी ऑल्सो कीप द प्राइस इन कंट्रोल, यही डिफिकल्ट होना शुरू हो रहा है। अभी एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए का प्रोडक्ट है, पहले वेफर उसमें एक्स ग्राम आता था, डेफिनेटली थोड़ा कम होने की जरूरत पड़ेगी। 5 रुपए का कॉइनेज तो चेंज नहीं कर सकते ना। आज अगर प्रोडक्ट 100 रुपए का हो तो 105 कर सकते हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली कंपनी धीरे से थोड़ा वेट कम कर सकती है। रही हमारी कंपनी की बात, हम तो वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा तो कॉन्सेंट्रेट है, हमारा तो एक ग्लास को स्वीटन करना है। हम हम्म। तो पूरा इम्पैक्ट खुद ही झेल रहे हैं। तो ये कंपनी से डिपेंड टू डिपेंड है। पर मेरे को एक चीज बहुत गर्व से कहना पड़ेगा कि कंपनियां भी काफी रिस्पॉन्सिबल हैं, हम्म। और कम से कम प्राइस इंक्रीज कर रही है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, या तो थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज। और हम लोग अभी भी सोच रहे हैं कि भैया ये जल्दी खत्म हो जाए तो हम लोग कम से कम इम्पैक्ट देवे, बिकॉज हमको भी ये पता है कि ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ज्यादा रेट बढ़ाएंगे तो कस्टमर भी नहीं खाएगा और पिएगा। तो ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और सेकंड, एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट में इससे ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं एक्सपोर्ट आऊंगा में तो सर एक्सपोर्ट प्रॉब्लम पे, है कि लेकिन ऑर्डर आपने भी क्योंकि अगर कहा आपके कि पास है तो कंपनीज माल नहीं जा रहा। आपने क्योंकि कहा कि कंपनीज एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही हैं, बट जैसा हमने ग्राउंड रिपोर्ट में पाया कि पैक साइज कम किया जा रहा है, एब्जॉर्प्शन से ज्यादा पैक साइज को मैनेज किया जा रहा है। तो आपको लग रहा है ये बैलेंस्ड अप्रोच है? एचयूएल का आज हमने उनसे सवाल पूछा था जी बिजनेस ने डायरेक्ट, तो उनका रिप्लाई ये था कि 10% के आसपास लागत बढ़ी है और दाम जो उन्होंने बढ़ाए वो 2 से 5% बनाए। तो आपको लग रहा है कि ये जस्टिफाई कर रहा है या दबाव ज्यादा है? आई मीन किस तरह का बैलेंस अप्रोच आप देख रहे हैं? आई थिंक मैंने आपको पैकिंग मटेरियल का रेट 20 से 30% बढ़ जाना, ओके। अगर रेगुलर रॉ मटेरियल का रेट 20% बढ़ जाएगा, फ्रेट बढ़ जाएगा, हम्म। तो स्वाभाविक है आज कुछ तो इम्पैक्ट देना ही पड़ेगा। तो आज कंपनियां थोड़ा रेट कम कर रही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। और जो कॉइनेज प्रोडक्ट है 5 रुपए 10 रुपए, उसमें तो प्राइस बढ़ा भी नहीं सकते ना, आप 10 रुपए 50 पैसा नहीं कर सकते। तो उसमें तो डेफिनेटली वेट रिडक्शन तो थोड़ा करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कंपनियां तो भी बैलेंस अप्रोच ले रही है, इतना नहीं कर रही है जितना करना चाहिए, बिकॉज वी आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल। लेकिन और कब कम तक से सर? कम इम्पैक्ट कब कस्टमर तक को सर? पहुंचे वो हम कर रहे हैं। सर प्रेशर कितना है, कब तक? आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और अगर हालात नहीं सुधरे तो फिर और देखेंगे हम महंगाई? आज की तारीख में नोबडी नोज हम्म। ये वॉर में क्या होगा, आज किसी को नहीं पता। तो ये मेरे को पूछ के कोई फायदा नहीं, किसी को पूछ के कोई फायदा नहीं। ये कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। हाँ। और एक चीज डेफिनेट में रिपीट करूंगा कि हाँ। ये एक थोड़ा ये सिचुएशन ऐसा है कि हमको अपने कस्टमर को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। इजीएस्ट चीज है मेरे को बोलना है, वही हम पूरा इम्पैक्ट दे देंगे कस्टमर पर, कस्टमर को भी रखना है ना अपने को साथ में, तो हम्म। इसीलिए नहीं कर रहे। इससे डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। आज हमारे हमारे पूरे इकोनॉमी का फर्क पड़ेगा। हम्म। और वो आपको रुपये के रेट में भी दिख रहा है डॉलर के सामने। तो ये डेफिनेटली ओवरऑल अभी इससे ज्यादा ये युद्ध चलता रहेगा तो हमारे लिए ये एक जात का वो क्या होता है, डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाला है। और अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जो पहले क्या था, एक वॉर वॉर था, अब ये वॉर ट्रेड वॉर के साथ भी आ गया है। ट्रेड वॉर इसलिए बोलूंगा कि आपको मालूम होगा ओपेक में भी कोई एक मेंबर निकल रहा है, उससे भी पूरा ये पूरा जो डिस्टॉर्शन ऑफ फ्यूल रेट्स हो जाएगा, उससे मेरे हिसाब से और तकलीफ होने वाली है। तो हम्म। इसलिए नोबडी नोज कब तक आगे ये खत्म होगा। मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आज हमको भी, जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, हम्म। हमको भी फ्यूल से लेस डिपेंडेंट होकर नॉन ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे जाना पड़ेगा। ये क्राइसिस अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए टू जी। स्टार्ट थिंकिंग दैट वे, कि जो कंपनियां ओके। हैं ओके। कैसे ऑल्टरनेट फ्यूल में करें। आज गाड़ी आप यूज करते हो तो जी। इलेक्ट्रिक कार की तरफ कैसे जाए, विंड सोलर, ये कैसे तो ये हम तो लोग ये तो एनर्जी सर लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन में स्ट्रेटेजी जाए। है, बट मेरा इसका कंसर्न तो ये है। अभी से चालू एब्सोल्युटली करना सर। पड़ेगा। हाँ एब्सोल्युटली सर, ये सब ये तो आगे की रणनीति है। मेरा कंसर्न ये है कि इंडियन हाउस होल्ड्स पर, आम घरों पर जो दबाव आ रहा है इस वक्त, आ चुका है इनफैक्ट। हमारे सहयोगी अमरीश पांडे ने जो हमें आज रिपोर्ट भेजी है, गर्ग सर, रिफाइंड तेल जो उन्होंने महीना महीने का कंपैरिजन किया है, ऑलरेडी 24 रुपये बढ़ चुका है। सरसों तेल 10 से 12 रुपए बढ़ा है। मूंगफली का तेल लगभग 28 रुपये बढ़ा है। चावल 20 रुपये प्रति केजी तक बढ़ा है। साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, फिनाइल के दाम 5% बढ़ गए हैं। मिर्च, धनिया
185 ये प्रति केजी इस पर बढ़ा है, 110 तक गया है धनिया का रेट प्रति केजी में बढ़ोतरी के नाम पर। और अभी ये खबरें आ रही हैं कि खाने का तेल बनाने वाली कंपनियां जल्द ही कीमतों में 5 से 6% का और इजाफा कर सकती हैं। सर, ये जो दबाव आ रहा है हाउस होल्ड्स पर, इसे आप कैसे देख रहे हैं और कोई रणनीति दिखाई दे रही है आपको इनसे निपटने की सर, सरकार या कंपनीज के पास? देखिए, पहले तो एक चीज स्वीकार कर लेना चाहिए कि स्थिति काफी विकट है। ऑयल की सप्लाई में प्रॉब्लम है, गैस की सप्लाई में प्रॉब्लम है, उससे शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंटरनेशनली बढ़ी है। हमारे देश में हमने अभी कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया है, लेकिन बाकी दुनिया में सब जगह पास ऑन हो रहा है। तो आप अगर एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्टेड एडिबल ऑयल महंगा पड़ेगा, फ्यूल महंगा पड़ रहा है कंपनियों को, इनको सबको, और फिर इसके सेकेंडरी इफेक्ट होते हैं। सो कुल मिला के ये बात तो मान के चलनी चाहिए कि हाउस होल्ड वाले का बजट जो है वो बिगड़ रहा है। अब फॉर्चुनेटली फूड साइड में हमें अभी तक हमारे पास इतनी दिक्कत नहीं है, हमारे पास सरप्लस फूड है। तो लेकिन उसको प्रोसेस करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में अगर कॉस्ट बढ़ती है तो जो फूड इकोनॉमी है उस पर भी काफ़ी असर आएगा। बट फूड के अलावा बाकी जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, उनमें निश्चित रूप से प्राइसेस बढ़ते नज़र आ रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम जिसके कारण से ये कंपाउंडेड हो रही है वो ये है कि लोगों की इनकम्स में गिरावट हो रही है। आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम है, टेक्सटाइल में, बहुत सारे अन्य जिसमें एक्सपोर्ट, इनके कारण से उन सेक्टर्स में लोगों की एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत हो रही है। तो एक तरफ आपकी इनकम घट रही है, रेस्टोरेंट्स में आपने देखा कि जो लोग एम्प्लॉयड थे उनमें उनको परेशानी हो रही है। तो एक तरफ तो आपकी इनकम घट रही है जिससे डिमांड घटती है, और दूसरी तरफ सप्लाईज में प्रॉब्लम और कॉस्ट पुश के कारण से जो कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये समस्या काफ़ी मुश्किल हालात पैदा कर रही है। अब पॉलिसी मेकर्स के पास ऐसी स्थिति में क्या विकल्प हैं? एक तो शॉर्ट टर्म विकल्प आप हमेशा देखते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि ऑयल की प्राइसेस में, गैस की प्राइसेस में कंज्यूमर्स के लिए नहीं बढ़ाया। आप डीजल का उदाहरण अगर लें तो डीजल में कंपनियों के लिए बढ़ा दिया, तो कंपनियों ने अब खरीदना डीजल बंद कर दिया क्योंकि वो रेट ज़्यादा है, वो भी रिटेल की तरफ जा रहे हैं आप। इस तरह के मेजर से आप आइसोलेट नहीं कर सकते कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा देर तक। और अभी इलेक्शंस ख़त्म हो रहे हैं, कंपनियों को बहुत ज़्यादा ऑयल में के कारण से नुकसान हो रहा है, तो सूनर और लेटर इसके फ्यूल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। Okay. उसका अपने आप स्पाइरलिंग इफेक्ट होता है जी। और सरकार के पास बहुत ज़्यादा फिस्कल लेगरूम नहीं है कि आप फूड में या अन्य एसेंशियल चीज़ों में ज़्यादा आप जीएसटी कम कर दें या सब्सिडी दे दें या भारत आटा उस किस्म की चीज़ें शुरू कर दें, और वो शुरू भी करते हैं तो उसका बड़ा लिमिटेड सा इम्पैक्ट होता है। तो मेरी नज़र में तो थोड़ी सी स्थिति मुश्किल है। ये आप देख ही रहे हैं कि जो स्टेलमेट क्रिएट हो गया है वहाँ पे, यस सर, गल्फ ऑफ, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास में, और जो जिस चीज़ पे ये टिका हुआ है कि अगर ट्रम्प ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान ख़त्म करे, और ईरान अगर इसके लिए तैयार नहीं है तो ये स्टेलमेट बहुत जल्दी खत्म हो जाए ऐसा नजर नहीं। बिल्कुल सर, इस पे सेपरेटली सर आपसे बातचीत करनी है मुझे, लेकिन वापस थोड़ा सा आउटलुक पे भी आते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, फिरोज अजीज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जॉइंट सीईओ आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप तो गल्फ में लगातार कनेक्टेड रहे हैं, आपके तमाम क्लाइंट्स भी हैं वहाँ पर, कुछ इंसाइट्स दीजिए सर। एचएनआई क्लाइंट से बातचीत करते हुए इनर सर्किल में क्या चल रहा है, क्या बातें चल रही हैं, क्या सिचुएशन है इस वक्त, और क्या आगे के कुछ विंडोज या व्यू पॉइंट निकल करके सामने आ रहे हैं सर?
नमस्कार दीपक सर। एंड जैसे आपने कहा कि हमारी एक ऑफिस दुबई में है, एक बहरीन में हमें हमने लाइसेंस भी अप्लाई किया था। वो अभी पेंडिंग है। ये तो पब्लिक डोमेन में है एज ए लिस्टेड कंपनी। तो ऑफ कोर्स वहाँ की जो मूड माहौल है वो काफ़ी बेहतर हुआ है फ्रॉम अ पॉजिटिविटी स्टैंड पॉइंट। अच्छा। जैसे अब मैं बात कर रहा था क्लाइंटों से, लास्ट 21-22 दिन में यूएई में टेंशन कम रहा है। वो बहुत अच्छी बात है। स्कूल्स एंगेज कर रही हैं बच्चों के साथ कि खुलेंगी। राइट, खुलने के एक दो बार आसार आए थे बट वो खुली नहीं बराबर से। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज उधर ये मिल रही है, इंडिकेशन मिल रही है कि वॉर खत्म जल्दी होगी। ऑफ कोर्स हमारी उम्मीदें जब सबसे कम होती हैं तभी संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब 26 फरवरी से आज 2 महीने हो गए, वॉर का फुल समाधान निकला नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इंसान जो वॉर को देख रहा है कि यार 5 दिन में खत्म हो जाएगी, 10 दिन में खत्म हो जाएगी, उसकी तो उम्मीद ना के बराबर हो गई होगी कि यार वातावरण ठीक होगा। बट मेरे हिसाब से संभावना अब ज्यादा है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट में भी बुरी खबरों का असर इतना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट नोज अ लॉट मोर देन यू एंड मी एज इंडिविजुअल्स, एज एटलीस्ट मी। ऑफ कोर्स आप तो जी में काम करते हैं, अनिल सर भी गाइड करते हैं, तो यू नो मोर फॉर श्योर। बट मार्केट ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि द इम्पैक्ट ऑफ ईच बैड न्यूज वो कम होती जा रही है। आप देखें मार्केट नीचे खुलती है वापस ऊपर आ जाती है। तो बुरी खबरों पे भी इतनी मार्केट ना गिरने का ये मतलब है कि नेगोशिएशन चल रहा है, नेगोशिएशन टैक्टिक्स चल रही है जिसमें हम पिस रहे हैं बीच में। जैसे आज आपने देखा होगा क्रूड ऑयल की जो वॉलेटिलिटी थी, वन ऑफ द हाईएस्ट वॉलेटिलिटी, एक दिन में 2-3 बार ऐसे 5-7% की स्विंग इज नॉट नॉर्मल। दैट्स पॉइंट 3। तो मैं कहता हूं कि संभावना ज्यादा है, विश्वास अभी कम है और उम्मीद कम है। वॉर मेरे हिसाब से ज्यादा देर नहीं चलेगी। दैट्स माय करंट इन्फॉर्म्ड गेस और नॉन इन्फॉर्म्ड गेस, व्हाटएवर यू वांट। ओके, अच्छी बात है सर, अगर इस तरह के संकेत अगर आगे मिले, बट अभी तो अनसर्टेनिटीज दिखाई दे रही हैं। बट समझेंगे आगे आपसे और बारीकी से। खम्बाटा सर, अब आपके पास आऊँगा। आप एक्सपोर्ट के बारे में कह रहे थे, ज़रा हमें समझाइए सर, क्योंकि एक्सपोर्टर से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उनके दिमाग में भी बहुत सारे अभी सवाल हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं। क्या स्थिति है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, और उस मोर्चे पर हम कैसे टैकल करेंगे सर? इंपोर्ट पे कहता हूँ, उसमें गवर्नमेंट ने एक थोड़ा फायदा किया है कि जो एक दो आइटम में थी जिसपे इंपोर्ट डिपेंडेंट था, उसमें कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग विद द गवर्नमेंट हैज डन। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो बैक टू टाउन होते, काफी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के भी उन्होंने रूपीन दिए, वो भी बहुत अच्छी चीज है। एक्सपोर्टर को, स्पेशली एमएसएमई को हेल्प करने के लिए एक रिलीफ स्कीम लाए हैं, जिसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट दे रहे हैं। जो एक्स्ट्रा इन प्रीमियम होता है, जो एक्स्ट्रा फ्रेट होता है, दे रहे हैं। तो टू ऑन दिस शो आई शुड से कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प द एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स इन मैक्सिमम वे दे कैन। हैविंग सेड दैट, some things are in not in our control, not in the government's control। अब ऑर्डर आ भी जाएगा तो अगर कोई लाइनर होना चाहिए कि जो ले जाएगा तो उसका क्या रेट है। जो आइटम $400-500 में जाती थी फॉरेन, वो आज $4000 में भी कंटेनर नहीं मिलता है। 2-3 हजार में मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये इससे कारण क्या हो रहा है, काफी एक्सपोर्ट रुका पड़ा हुआ है, और खास करके जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, उसमें एक्सपोर्ट रुका पड़ा है। जो काफी कंपनियां हैं जो हमारी जैसी, जिसकी 20-30% सेल वहां से आता है, उसमें डेफिनेटली सेल्स में एक्सपोर्ट के कारण इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऑर्डर आने से मौजूद भी हम नहीं जा भेज पा रहे, क्योंकि वो फ्रेट कोई अब्सॉर्ब करने के लिए रेडी नहीं। तो ये एक डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज आ रहा है। सेकंड, ये भी चैलेंज आ रहा है कि जैसे कि हमको प्रॉब्लम है, बाकी देशों में भी प्रॉब्लम है, तो वहां से जो हमारा माल आना था वो भी नहीं आ रहा है। तो ये पूरा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन मेरे हिसाब से हो रहा है। और बैड न्यूज ये है कि ये अगर वॉर खत्म भी हो गया तो भी ये चलेगा, जैसे हमने कोविड में भी देखा। जब कंटेनर ब्लॉक हो जाते हैं तब उसको ओपन करते करते बहुत टाइम लगता है। तो अभी थोड़ा लग रहा है मेरे को कि दिस विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम, और तब तक ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहेगा। और इसका एक्चुअली आज नहीं तो कल, आपका जो पहला क्वेश्चन है, कितना भी चाहे कि नहीं चाहे, कस्टमर को इसका इम्पैक्ट आएगा तो सही। इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट आएगा तो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट आना, ये बड़ा क्या बोलते हैं, ये आना ही है। और फ्यूल के प्राइस आज नहीं तो कल बढ़ने ही है। तो ये थोड़ा हमको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा इस चीज के बारे में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एब्सोल्युटली सर। गर्ग सर, अब हमें थोड़ा सा समझाइए कि इनके कारणों की अगर हम पड़ताल करें, तो एक तो कच्चे तेल की कीमतों में उछाल एक इशू है, आयात और ढुलाई का बढ़ता खर्च, ये भी हमको समझ में आ रहा है कि इसमें भी हम कितना ही करेंगे। जो बीमा जो बढ़ा है, वो एक
जाहिर सी बात है कि इन्फ्लेशन का कारण हमारे लिए बन रहा है, प्रेशर भी लेकर के आ रहा है, लेकिन उसमें जो मैनेज हम कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट जो बार बार आ रहा है, रुपए का दबाव, क्या ये एक ऐसा सिरा है जिसमें गवर्नमेंट, आरबीआई कोई कुछ कर पाए, थोड़ा सा स्थिति को संभाल पाए? क्योंकि इस मोर्चे पर भी स्थितियां संभलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो जो हमारे हाथ में है वो हम क्या सही से कर पा रहे हैं, गर्ग सर? देखिए, तीन बड़े कारण होते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। एक तो आपका इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जो चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं, चाहे गैस हो, चाहे ऑयल हो, चाहे एडिबल ऑयल हो, उसके इंपोर्ट की अगर दाम बढ़ जाती है तो आपको पास ऑन करना पड़ता है कंज्यूमर को, उस चीज़ का ज़्यादा दाम देना पड़ता है। दूसरा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डोमेस्टिक सप्लाई के ऊपर, उसमें कुछ तो जो चीज़ आप पैदा कर रहे हैं, चाहे अनाज हो, चाहे इंडस्ट्रियल गुड्स हो, उनकी इनपुट की कॉस्ट अगर बढ़ती है, उनकी इम्पोर्टेड अगर इनपुट्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ती है, तो उनकी डोमेस्टिक सप्लाईज की दाम भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और तीसरा, जो आपने अभी कहा कि जो आपकी एक्सचेंज रेट है, रुपए का गिरना, उसका भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उसको वो आपके नियंत्रण में नहीं है। और चूंकि हमारी डिपेंडेंस इन पे इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, चाहे हमें गैस की बात हो, चाहे ऑयल के हो, चाहे चाइनीज सोलर और इन सब चीज़ों के इंपोर्ट की बात हो, तो उसमें मुश्किल है। रुपए में हम कुछ कर सकते हैं क्या? रुपए में देखिए, ऐसी स्थिति बनी हुई है देश में कि हमारे पास जो रिजर्व्स हैं उसमें दो तरह से हमें देखना चाहिए उसको। एक तो हमारे पास जो गोल्ड के रूप में रिजर्व है, और जो दूसरे हमारे पास फ्री करेंसीज के रूप में रिजर्व है। गोल्ड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इन चीज़ों में, गोल्ड को पेमेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और जो बाकी हमारे पास फ्री रिजर्व्स हैं, उसमें चूंकि हर फ्रंट पे, चाहे एफडीआई हो, चाहे एफपीआई हो, चाहे ईसीबीज के जरिए जो इनफ्लोज है कैपिटल का, वो कम हो गया है। और उसमें आरबीआई को भी निश्चित रूप से ये शंका लगती होगी कि भाई, अगर हमारे रिजर्व्स को हम यूज़ करें सप्लाई बढ़ाने के लिए, ताकि रुपए की रेट को हम कंट्रोल कर सकें, तो उसको इस्तेमाल करने में कहीं हम बहुत सारा हमारा रिजर्व्स निकल जाए और बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके कारण से आरबीआई भी इस्तेमाल करते समय थोड़ा झिझकती है। अब आज किया इस्तेमाल, क्योंकि वो रुपए 95 से भी ऊपर चला गया था। सो वहाँ पे भी हम रिजर्व्स के मामले में भी ऐसी स्टिकी सी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अपने रुपए को संभाल के नहीं रख सकते। आरबीआई ने कई सारे मेजर जो ले सकते थे, नॉन सप्लाई वाले, उस आपका एनडीएफ मार्केट में, इनमें सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की आरबीआई ने, और उसके कारण से बट देखा आपने, वो 2-3 रुपए स्ट्रॉन्ग भी हुआ, लेकिन वापस से आ गया है। तो तीनों ही फ्रंट पे, चाहे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो, चाहे डोमेस्टिक प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फ्लेशन हो, और चाहे रुपए, स्थिति थोड़ी विकट है। इसलिए इस समय तो मुझे ये लगता है कि कंज्यूमर्स को और सरकार को भी इस समय ये बात थोड़ी इस हिसाब से मैनेज करनी पड़ेगी कि भाई, ये मुश्किल टाइम है, इस मुश्किल टाइम में हम थोड़ी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, तो उसको हम स्वीकार करें। यानी कि ये अवश्यंभावी एक तरह से हो गया है कि ये प्रेशर जो है अल्टीमेटली पास ऑन होगा। आपने सही कहा। अब गवर्नमेंट इसको कितना भरोसे में लेकर के जनता को ये तैयार कर पाती है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संकट है, ये कलेक्टिव संकट है, और इस संकट का मुकाबला करने के लिए थोड़े बहुत आप सबको मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट हैविंग सेड दैट, फिरोज सर, आप देखिए कि ग्लोबल क्यूज, आपने जैसे बोला कि आप उम्मीद ज़्यादा हैं कि लड़ाई शायद अब ज़्यादा ना चले, बट उसके बावजूद लड़ाई अगर बंद हो भी गई तो जो सप्लाई चेन के इश्यूज़ हैं, जो प्रोडक्शन के इश्यूज़ हैं, उनको संभलते संभलते, जो पिरूज सर भी कह रहे थे, एक लंबा समय लग जाएगा। ऊपर से हम ग्लोबल क्यूज़ में देख रहे हैं, आज अमेरिका से, वहाँ के वाणिज्य विभाग की ओर से जो रिपोर्ट आई है, अमेरिका में भी महंगाई दर
मार्च महीने में फरवरी के मुकाबले 0.7% बढ़ी है और सालाना आधार पर 3.5% का उछाल आया है। यानी कि पिछले 3 सालों में वहां पर भी बड़ी महंगाई। तो महंगाई के क्यूज हैं, अनसर्टेनिटीज का दौर है। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो एलोकेशन में किस तरह से एडजस्ट करना होगा? इक्विटी, डेट, गोल्ड, इंटरनेशनल एक्सपोजर, वो थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह के एडजस्टमेंट करने होंगे इस वक्त। दीपक सर, बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखो, महंगाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा आज, बट अच्छी बात यह है कि आपकी महंगाई 3.4% है मार्च की, फरवरी की 3.21 है, फूड इन्फ्लेशन 3.87% का है। कोई आरबीआई की कंफर्ट जोन के नीचे के स्तरों पे हैं हम इन्फ्लेशन में। ऑफ कोर्स बेस छोटा है, इम्पैक्ट पड़ सकता है। हर $10 के का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 60 to 80 बिप सीपीआई पे पड़ सकता है, और मेरे हिसाब से रह भी सकता है 6-8 महीने। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि इंसान अगर बहुत मायूस होता है ना, एक चीज पे मायूस होता है और दूसरे पे एक्शन नहीं ले पाता है। अब देखिए, वॉर हुई थी फरवरी 26, एटलीस्ट तो एक 5-7 बार मैं जी पे आया हूंगा, मैंने ये कहा है कि भाई मार्केट 5-7% से ज्यादा नहीं गिर सकती। 22,500 पे भी लोग नेगेटिव थे, 22,900 पे भी लोग नेगेटिव थे, आज 24,000 पे है मार्केट। मैंने आर्टिकल पढ़े 15,000, 17,000, 18,000 निफ्टी के। एक्सपर्ट लोग बोल देते 18,000। जो जिस आदमी ने देखा और 23,000 पे बेच दी, वो करे क्या? अब मैं एक बंदा देख रहा था जिसने आर्टिकल लिखा था, बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर है एचएनआई का, एचएनआई सबसे ज्यादा वही न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसमें लिखा था 18,000 की निफ्टी। वही बंदा आज 32,000 की निफ्टी का एक हफ्ते पहले आर्टिकल निकाला है। तो जिसने वो पढ़ा और बेच दिया मायूसी में, एक्सपर्ट को सुन के, वो बेचारा करे क्या? अब वापस 24 में खरीदे, फिर वापस नीचे जाएगा, दोनों तरफा मार लगेगी। सो मेरा ये कहना है कि भाई महंगाई बढ़ सकती है, ये कोई स्ट्रेट लाइन तो जिंदगी स्ट्रेट लाइन है नहीं। तो आपको ये देखना है कि भाई इतनी महंगाई ना बन जाए कि मैं जी ना पाऊं। आई डोंट थिंक वो सिचुएशन होने वाली है। तो क्योंकि जो भी नेगेटिविटी हम इन्फ्लेशन पे देखते हैं, आदमी अपना पोर्टफोलियो पे भी एक्स्ट्रापोलेट करने लगता है। अब जैसे आनंद राठी के क्लाइंट मार्च में सबसे ज्यादा इक्विटी खरीदे, मेरा रिजल्ट आ चुका है इसलिए कह सकता हूं हिम्मत से, बट ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। Every $10 can impact inflation by about 60 bips to 80 bips CPI. Can it sustain there for 6-8 months? Of course it can. क्या स्थिति इतनी अच्छी है? द आंसर इज नो। बट कैपिटल मार्केट के लिए स्थिति अच्छी है। आज 24,000 पे हैं आप, इतनी खराब खबरों के बावजूद। 22,331 का 30 मार्च का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे का क्लोजिंग था। आज उससे आप 7% ज्यादा है, 1 साल की एफडी की रिटर्न आ चुकी है इतने खराब वातावरण में। तो बीइंग नेगेटिव कैन बी एक्सपेंसिव, नॉट फॉर द एक्सपर्ट्स बट इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर द इन्वेस्टर्स हु लिसन टू दैट एंड सेल। जी इज ऑलवेज बीन अ वेरी पॉजिटिव चैनल, बिकॉज ऑफ कोर्स मार्केट अगर कोविड की तरह गिरने वाली हो तो डराना बनता है। जी जी, बट मेरे हिसाब से अगर बट यूएस इन्फ्लेशन के क्या क्यूज मिल रहे हैं सर? अगर इन्फ्लेशन 3.5% वहां पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब सालाना आधार पर, तो फेड क्या करेगा? दाम ऊंचे रखेगा? एफआईआईज क्या शिफ्ट करेंगे? डॉलर रुपीस पे भी असर आएगा ही, उसका रुपी कमजोर। तो वहां से क्या कुछ क्यों मिल रहे हैं अमेरिका से? देखिए, अमेरिका हैज बीन इन अ अनचार्टेड टेरिटरी बहुत सालों से, अभी 1.5 साल से। देखिए, यूएस की 10 ईयर पेपर 4.5% पे है, राइट? उसकी एवरेज थी 1.3% बिफोर दिस राइज फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। सो 1.3% का 10 ईयर फेड पेपर आज 4.5 4.3 पे चलता है। तो वो तो बहुत अलग, इट इज डिफाइंग ऑल लॉजिक। पॉइंट 1, एन कैरिटेड जापान अपना कर रहा है। सो क्यूज तो आ रही हैं, एफआईआई बेच रहा है। एफआईआई बेचना कंटिन्यू होगा। अगर आपका, जैसे आपने सही फरमाया कि यूएस में अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, उससे प्रॉब्लम होती है, तो एफआईआई की जो सेलिंग है, जो रुकने की उम्मीद थी मेरी खुद की, जो मैं गलत चला गया ईरान वॉर के बाद, तो वो कंटिन्यू हो सकती है। तो भी डोमेस्टिक वाले की मैं डेली कैश बैलेंस निकालता हूं 942 फंड्स की, उसमें कल नहीं 24 अप्रैल को 2,15,000 करोड़ का कैश है। मार्च की क्लोजिंग बैलेंस थी 1,85,000 करोड़ की क्लोजिंग बैलेंस थी कैश की पूरे स्कीमों में। उसको मैं एल्गोरिथमिकली निकालता हूं तो ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ 28,000 करोड़ डाला गया है इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड के माध्यम से। बट उसके बावजूद 46,000 करोड़ आया है पहले 24 दिनों में। तो कैश बैलेंस हैज एक्चुअली गॉन अप टू 2,15,000, क्योंकि अगर डीआईआई खरीदना बंद कर दे तो मार्केट को नीचे की तरफ पे रोकने वाला कोई नहीं है। फिर रिटेल खरीदेगा एफआईआई से तो दाम नीचे गिरने। अगर डोमेस्टिक वाला खरीदना बंद कर दे, अच्छी सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड इज डोमेस्टिक गाइज आफ्टर बाइंग फॉर एवरी डे इन द लास्ट 24 डेज एक्सेप्ट 1 April, बाकी हर दिन डीआईआई ने खरीदा है।
उसके बावजूद आपकी कैश बैलेंस जो अभी आएगी अप्रैल की मई में आएगी, एम्फी और सभी के पास ये डेटा अभी तक नहीं पहुंचा है, ये एल्गोरिथमिकली हम कैलकुलेट करते हैं। सो दैट्स द सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड। सो इन्वेस्टमेंट्स बने रहें। अगर आपके पास 3 साल का भी वक्त है, एफडी को बीट करने की संभावना 90% से ज्यादा है। वही Okay. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक निवेशक के लिए। ऑल राइट, तो दिशा दिखाने की कोशिश की है गर्ग सर ने, फिरोज सर ने बताया कि क्या दिशा इस वक्त है, पेन पॉइंट्स क्या हैं और इन्वेस्टर के लिए क्या करना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिरोज सर ने आपको एक दिशा दे दी है। हम उम्मीद करते हैं कि महंगाई सिर पे अब आ चुकी है और इस माहौल में क्या समझना है स्थितियों को वो आप बखूबी समझोगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच फिरोज खंबाटा सर, फिरोज अजीज सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष चंद्र गर्ग सर आपका